चलिए शमशाद भाई इसकी आवाज़ तेज, इसकी थोड़ी सी आवाज़ तेज, थोड़ी सी आवाज़ तेज। आगे पीछे रखे ये जी। सबसे पहले एक बात जो आज भी सुनने में आ गई तफाके, और इससे पहले मुझे कुछ लोगों की ईमेल्स भी मिली थी और कुछ फीडबैक भी मिला था क्लास के हवाले से, और आज भी एक साहब की आवाज़ आ गई। देखिए, मैंने आपसे कमिट किया था, हमारे पास यहाँ पर 3 मंथ्स है इस कोर्स के लिए, हमारे पास 3 मंथ्स है, और मैंने आपसे पहले दिन कमिट किया था और उसमें मैं एक दिन लेट हुआ था, और उसके बाद मैंने आपसे कमिट किया था कि हमारी जो क्लास होगी वो ट्यूसडे को 7 to 9 होगी और संडे को 1 से 3 होगी, ऐसे ही कहा गया था। अच्छा, अभी तक इसमें कोई रद्दोबदल या चेंज आया है? ठीक है, अभी तक मैंने एक फाइल शेयर नहीं की, मैं इंशाल्लाह आज या कल मैं एक फाइल और शेयर कर दूंगा। उसमें हमारा प्लान है, वीकली जो हमारा प्लान है कि हम किस प्लान के तहत किस कोर्स को लेके कितने क्रेडिट आवर्स में ब्रेक किया हुआ है और किस क्लास में हम क्या कर रहे होंगे, उसके बाद जो मजीद फर्दर हमने इसमें चलना है, तो तमाम चीज़ें जो है वो हम अपने प्लान से थोड़ा सा आगे ही हैं। मतलब अभी तक जो हम टाइमलाइन जिस टाइम के ऊपर चल रहे हैं हम उस रिस्पेक्ट से थोड़ा सा आगे ही हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे टाइम मत बताएं, और जो मैंने कमिट किया 7 बजे, तो क्योंकि जब मैंने एक दफ़ा कमिट कर दिया कि 7 बजे क्लास शुरू होगी तो 7 बजे ही होगी। अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं जल्दी शुरू नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो मुझे इस तरह की कोई फीडबैक बराए मेहरबानी आप लोग ना ईमेल करें, ना कमेंट्स पास करें, ना किसी और यहाँ एडमिन से किसी से कहें, ठीक है। 7 बजे अगर आपको एतराज़ है तो आप अपनी फ़ीस वापस लीजिए, आप खुशी से जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ना मेरा फ़ायदा है, ये आपके लिए ये टाइम सेट किया गया है। लिहाजा इस तरह की फीडबैक देखिए, आप अपना नुकसान, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1% मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि लास्ट टाइम लैब में जो हुआ उसके लिए मैं एडमिन की तरफ से और अपनी तरफ से भी माजरत चाहता हूँ। एक्सपेक्टेड अगेन मुझे भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कि अब जो हम नेक्स्ट लैब करें होपफुली इंशाल्लाह उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट और हर तरह से जो कोशिश है वो मैं कर लूँगा, और उम्मीद है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके हवाले से भी कुछ फीडबैक्स मिली थी, उसमें लोगों को सामने नज़र आ रहा था जो प्रॉब्लम थी मेरी अपनी तरफ से, तो कुछ मैं तो चाह रहा था कि आप लोगों की लैब हो जाए, लेकिन ये कि कुछ जो यहाँ एडमिन की यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो लैब का जो सिस्टम है यहाँ पर उसके कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो इंशाल्लाह होपफुली कि नेक्स्ट लैब तक रिजॉल्व हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रॉब्लम दोबारा फेस नहीं होगी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस पे काम किया था। लास्ट में हम थोड़ा सा फास्ट चले गए थे, तो कुछ लोगों ने मुझे उसके ऊपर भी कहा था कि सर वो जो आपने बिल्कुल लास्ट में बताया वो कुछ समझ में नहीं आया। तो हम एक दफ़ा जस्ट ओवरव्यू लेते हैं और चंद एक कॉम्प्लेक्स किस्म की एक आध रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियरिटी आ जाए कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कहाँ पर किस मकसद में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जी जी बिल्कुल, उस पर वो भी बता रहा हूँ।
अच्छा जी, हमने बात की थी हमारे पास दो मेथड्स मौजूद हैं रेगुलर एक्सप्रेशन जब हम बनाएंगे, तो एक इरेग है। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब हम कोई भी पैटर्न लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ABC, तो जब आप ये इरेग का मेथड यूज करेंगे और आप यहाँ पर पैटर्न डिफाइन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपको पैटर्न के अंदर स्लैशेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इरेग के मेथड में स्लैशेस की जरूरत नहीं है। इरेग जो मेथड यूज करेंगे इसमें आपको स्लैशेस लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैगमेज यूज करेंगे, अच्छा इसका जो रीजन है मैं आपको अभी वो भी क्लियर कर देता हूँ थोड़ी देर में। प्रैगमेज जब आप यूज करेंगे उसके अंदर भी ये दो ही इनपुट पैरामीटर्स आपके देंगे। यहाँ पर भी आपका पहला पैटर्न ही होता है और दूसरा स्ट्रिंग है। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास प्रैगमेज में भी यही इनपुट्स हैं। लेकिन जब आप प्रैगमेज का मेथड यूज करेंगे तो आपको पैटर्न के अंदर ये स्लैशेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या, इसको हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करते हैं। बस एक चीज पॉइंट नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली बाउंड्रीज के लिए। हम जब कोई भी लेटर, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी पैटर्न किसी स्ट्रिंग में जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास एक और चीज आती है, वर्ड बाउंड्री कहलाती है वो। या हम इन अदर वर्ड्स यूं कहेंगे वर्ड एग्जैक्ट मैच। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, चलिए मैं इसी को ले लें, देखिए यहाँ पर हमने एक सिंपल एक वर्ड जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च किया है। इसको मैंने प्रैगमेज यूज किया तो मैंने इसको स्लैशेस के दरमियान लिखा है। PHP का मैं स्ट्रिंग जो है वो पैटर्न इस पूरे स्ट्रिंग में सर्च कर रहा हूँ। अगर ये मुझे पैटर्न जो मैंने दिया है ये अगर इस स्ट्रिंग में मिल जाएगा तो मेरे पास रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको लिखता हूँ वेब। इस वर्ड को मैंने चेंज कर दिया, मैं लिखता हूँ वेब, तो भी मेरे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो स्ट्रिंग मैच है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर एक और इजाफा करता हूँ बाउंड्री का। ये /b जो है वो बाउंड्री, वर्ड की बाउंड्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी एग्जैक्ट मैच। अब इसको भी सर्च करते हैं, ये आपके पास स्टिल ये भी मैच हो गया। ठीक है, मैंने \b जो है वो वर्ड की बाउंड्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये और इसके अंदर इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर ये वेब नाम का वर्ड मौजूद है, तो इसलिए ये मैच हो गया और रिटर्न जो है आपको स्ट्रिंग मैच रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि मैच हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अब इसको लिखता हूँ वेब साइट।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो वर्ड है, ऑल्दो के इसके अंदर ये वेब मौजूद है, अब मैं इसको बाउंड्री के साथ इस पे स्कैन करता हूँ, तो अब आपके पास आएगा नॉट मैच। रीज़न उसका ये है कि हमने वर्ड की चूंकि बाउंड्री की थी और हम कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जो हम वर्ड इसमें स्ट्रिंग के अंदर सर्च कर रहे हैं। क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, इस वजह से आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है नॉट मैच। जी बिल्कुल, केस सेंसिटिव होता है। अच्छा केस, हाँ बिल्कुल, ये एक और अच्छा सवाल है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP, अब क्या आना चाहिए? रीजन केस सेंसिटिव, नॉट मैच। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि केस सेंसिटिव को आप इग्नोर कर दें, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे वो कैपिटल में हो, तो आप यहाँ जस्ट आई लगा दीजिए, अपने पैटर्न के बाद आई का एडिशन कर दीजिए। आई जो है वो ये जगह है, तो अब आई लगा देंगे तो अब देख ठीक है जी। ये अब यहाँ पर आपने आई प्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से जो है वो आपके पास ये केस इनसेंसिटिव को भी जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी जी बिल्कुल, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने मैंने एग्जाम्पल ली थी, गालिबन एक ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करने की, एक URL को दी थी, इसके अलावा एक डेट के लिए दी थी। तो डेट के लिए अक्सर लोगों ने बना भी लिया था। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी
सबसे पहले तो इस पैटर्न को जरा एक नजर सब लोग देख लें। ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये आपके पास 4 स्ट्रिंग है। ये 4 स्ट्रिंग्स हैं आपके पास और एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको अच्छी तरह गौर से देखिए और आपने ये मुझे बताना है कि किस किस स्ट्रिंग पे आपके पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। अपने पेपर पे लिख। पहली बात तो ये बता कि लास्ट टाइम हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन की जो क्लास ली थी, कितने लोग उसमें नहीं थे? ये तो 12-13 हज़रात जो नहीं थे, अगर ये लोग चाहते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम सीख लें तो यहाँ किसी अच्छे शार्प स्टूडेंट को पकड़ें, उसको बर्गर खिलाएं, उसकी खिदमत करें और उससे पढ़ लें, क्योंकि ये आपको हमेशा तंग करेंगे। अगर आप इस फील्ड में आते हैं, वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर साइड पे अगर आते हैं, तो आपका वास्ता जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप हमेशा किसी और के आसरे पर रहेंगे, भाई कोई और रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दे दे, आप खुद का फील हो जाए और अभी का ये 100-200 रुपये का खर्चा करके रेगुलर एक्सप्रेशन सीख लें। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं सिर्फ बर्गर नहीं खाऊंगा ना। बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। ये जो बी लगा है ये तो एग्जैक्ट मैच के लिए और वो शुरू में बी और इस तरफ जो बी लगा है क्वेश्चन मार्क नट्स के बाद जो बी लगा है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो भी पैटर्न मौजूद है ये होल पैटर्न एग्जैक्ट मैच करना है। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो पैटर्न लिखा है क्या ये मतलब सही है? पहले तो बताएं पैटर्न सही है। अच्छा, इसको जरा वो करें, आप खुद से इसको कंपाइल कीजिए। सबसे पहले आपके पास देखिए पैटर्न स्टार्ट यहाँ से हुआ है, वो उसके स्लैशेस को तो छोड़ दीजिए आप। हाँ, ये आपका एक्चुअल पैटर्न है जो यहाँ पर लिखा है। बातें नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले बाउंड्री खींच दी, ये बाउंड्री है, यानी कि एक पैटर्न मेरे पास ये है।
इसको हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन को रीड करने का तरीका ये कि आप इसको ब्रेक कर दें, तोड़ दें, और एक ये है और एक ये है, यानी 3 स्ट्रिंग्स को ये मैच करेगा। ठीक है, कितने स्ट्रिंग्स को मैच करेगा? हाँ, एक मतलब 3 पोर्शंस को। अच्छा जी, ठीक है जी। अब ये 3 स्ट्रिंग्स को मैच करेगा। एक आपके पास ये वर्ड बाउंड्री है जो इसमें आएगा, एक इसके थ्रू स्कैन होगा और थर्ड वन जो है वो इसके थ्रू होगा। अब यहाँ पर आप दोबारा इसके अंदर आए, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है डू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिखा है ये UGH और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या पढ़ा था? कंप्लीट ऑप्शनल। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? सर एक मिनट, क्वेश्चन मार्क का मतलब ऑप्शनल, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है ये ऑप्शनल है। अगर हो तो भी सही है, ना हो तो भी सही है। अच्छा, उसके बाद ये फिक्स है, ये होना चाहिए, और इसी तरह ये डू भी होना चाहिए। सिर्फ जो ऑप्शनल एरिया है वो ये है। क्लियर? इसको मैं रिपीट करता हूँ दोबारा। देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा है बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री को चलो एक साइड पर फिलहाल रख दें, डू, ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए आपके स्ट्रिंग के अंदर, DO। ठीक है, उसके बाद ये UGH जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इसके साथ क्योंकि हमने ये फ्लैग इस्तेमाल किया क्वेश्चन मार्क का, और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शनल होना चाहिए जो भी इस ब्रैकेट के दरमियान लिखा है, ऐसे ही। उसके बाद NUT, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये लाजमी होना चाहिए। अब आप इस पैटर्न को इसके ऊपर सर्च करें, D देखिए DO भी मौजूद है यहाँ पर, जो ऑप्शनल एरिया है वो भी मौजूद है, और नट भी मौजूद है। अच्छा, UHG, सॉरी, UGH है, सॉरी, ठीक है जी, UGH ये है। अच्छा, उसके बाद अब आप आगे, ठीक है जी, ये एरिया जो है वो इसके थ्रू मिल जाएगा इसको। अब आगे चलें, अभी पूरी एक्सप्रेशन स्कैन नहीं हुई। अब यहाँ पर आपने लिखा हुआ है डॉट और स्टैटिक। डॉट मीन्स एनी करेक्टर, कोई भी करेक्टर हो आपके पास, आइदर वो स्पेस हो, कॉमा हो, अल्फाबेट हो, डिजिट हो, कोई स्पेशल करेक्टर हो, तमाम के तमाम इसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है कॉमा और एक स्पेस। तो ये जो डॉट और स्टैटिक है, इसने इस एरिया को कवर कर लिया होगा, और ये हर जगह मौजूद है, डॉट और स्टैटिक, सॉरी, कॉमा और स्पेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया जो है वो डॉट और स्टैटिक ने उठा लिया। ठीक है जी जी, कुछ भी, डॉट का मतलब कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलिए। एस्टेरिक्स तो मैंडेटरी हो गया, एस्टेरिक्स ऑप्शनल है। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पर दोबारा इस बाउंड्री के अंदर है, यहाँ पे आपने एक वर्ड लिखा है होमर और दूसरा लिखा है ऑफिस। अच्छा, इसके दरमियान जो आपने स्विच इस्तेमाल किया है वो, और इसका मतलब या तो होमर होगा या फिर ऑफिस होगा। अब देखिए यहाँ पर होमर है, ये मतलब नहीं, यहाँ इस स्ट्रिंग 1 के अंदर स्ट्रिंग 1 जो है वो रिटर्न ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा। कितने लोग कहते हैं फॉल्स करेगा? एंड हो गया। होमर एक इटसेल्फ पूरा कंप्लीट वर्ड है। सही, स्ट्रिंग 1 क्या करेगा? रिटर्न ट्रू। स्ट्रिंग 2 रीजन। अच्छा, ये फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये DO मौजूद है और ये ऑप्शनल एरिया मौजूद है, लेकिन जो हमारा मैंडेटरी पार्ट है ये नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आएगा फॉल्स, और बाकी एरिया इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्ट्रिंग 3 भी
ट्रू रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग 4 भी ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है भाई? किसका? डू का क्लोजिंग ब्रैकेट थोड़ी है, हमने अच्छा हाँ सॉरी मिलेगा, ठीक है ठीक। अब इस पैटर्न को जी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो ये एरिया ये कौन मैच करेगा, ये किस तरह से मैच होगा? हाँ और सर इसमें सारी चीजें जो है वो केस सेंसिटिव है। हमने आई लगा दिया। आई तो इसको पूरे होल स्ट्रिंग को पैटर्न पर जी एक मिनट बातें नहीं कीजिए। क्या हटा दें? हाँ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन हम नहीं चाह रहे ना ऐसा, हम कुछ फिक्स करना चाह रहे हैं। अच्छा यहाँ तक बात क्लियर है भाई? मुझे के बाद प्लस लगा दीजिए, तो ए बी भी यहाँ पे लिखा, उसके बाद एस भी डाल दिया था और कैरेक्टर भी डाल दिया था, वो तो पास हो रहा था। हाँ भाई वो पास हो रहा है, अगर हम एस्टेरिक डॉट एस्टेरिक ना डालें तो मेरे पास हो जाएगा, हो जाए, लेकिन हम चाह नहीं रहे ना जी। लास्ट में अपने पड़ोस में पूछ लें, आप लेट आए हैं, आप आगे वाले से पूछ लें। केस इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव के लिए तो आई लगा देंगे तो वो इग्नोर कर देगा, इग्नोर केस कर देता है। आई को कहीं भी लगा दें पूरे पैटर्न लास्ट में लगता है नॉर्मली। जी जी जब आपने 10 को वेबसाइट पे कंपेयर कराया था तो उस वक्त वो कह रहा था कि नहीं है, स्ट्रिंग मैच नहीं हो रहा, तो आपने जब बाउंड्री लिखी हुई है यहाँ पे तो उसके बाद जो कॉमा लगा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कॉमा कैरेक्टर से फर्क नहीं पड़ता, वर्ड है ना, एग्जैक्ट वर्ड में कॉमा थोड़ी आता है। वर्ड कभी आपने सुना है कि वर्ड कॉमा? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा जी यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। आपके पास ईमेल एड्रेस है? ये आपके पास तमाम वैलिड ईमेल एड्रेसेस हैं, ठीक है जी। इसको ज़रा एक नज़र गौर से सब लोग देख लीजिए। ये आपके पास तमाम वैलिड ईमेल एड्रेसेस हैं। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग अभी पेपर में बनाइए। अटेंडेंस सबकी हो गई? अच्छा ठीक है। मेरा नंबर है, कर लीजिएगा।
जी हाँ चलिए कितने लोगों ने बना ली? बताओ कौन
अच्छा, अक्सर लोग जो है वो गलती ये कर रहे हैं कि ABC हार्ड कोड मतलब ऑप्शनल, मतलब आपके पास नाम भी हो सकता है, मतलब आप लोग अक्सर लोगों ने ABC डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे नहीं करें। अच्छा, अभी तक जो सबसे जो बेहतर, ऑल्दो वो भी परफेक्ट नहीं है, एक हाथ में लिखी है, मैं वो उनकी एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ। अच्छा, और डॉट अच्छा बैकस्लैश डाल दें, ठीक है, और डैश अंडरस्कोर डाल दिया। डैश नहीं है, अभी हम डैश को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे। सही है, क्या चीज अंडरस्कोर ब्रैकेट में आएगा, अंडरस्कोर आ सकता है, एक एक करके होता है, आप बताओ। अच्छा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और एक मिनट, ब्रेसिस से पहले यहाँ पर अच्छा, देखिए ये एक्सप्रेशन जो आप लोग बता रही हैं गलत है, ठीक है। देखिए जरा सिनेरियो एक मरतबा जरा गौर से सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए, ताकि आपकी एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह के तमाम सिनेरियोज को मैनेज कर ले। फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, सिर्फ मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ आपकी आसानी के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया था, डॉट मैंने इस्तेमाल नहीं किया था ईमेल एड्रेस में कहीं पे भी, ठीक है। तो ये डॉट अभी फिल वक्त रिमूव कर दीजिए। अच्छा, ये जो अंडरस्कोर है आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर है, मतलब आइदर होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप ये शुरू में जो 0 to 9 लिखते हैं तो आपके पास कोई ईमेल एड्रेस इस तरह का बना सकता है जो कि इनवैलिड है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर भी आप ये कर देते हैं, इसी के अंदर 0 to 9 लगा देते हैं, तो आपके पास इस तरह का भी स्ट्रिंग जो है वो उसको पास ऑन कर देगा, तो ये भी गलत है। तो लिहाजा आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको लाजमी तौर पे शुरू में जो है वो ABC चाहिए, तो आप इसको अलग रखिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास एरिया शुरू होता है जो कि ऑप्शनल है। देखिए, जो चीज़ आपको मैंडेटरी चाहिए
अच्छा, यहाँ पर अक्सरियत ने ये चीज़ इसको बिल्कुल भूल गए। आपके पास वो एक लेटर अगर हम इसको सिर्फ यहाँ पर इतना भी छोड़ दें, ठीक है, और यहाँ प्लस भी लगाएं कि एटलीस्ट 1, ये भी गलत है, कोई इस तरह का भी बना सकता है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स है वो। इसके लिए आप बेहतर ये है, नॉर्मली आपको हाँ लिमिट दे दें, बिल्कुल। कम से कम मैं कहता हूँ भाई 3 लेटर्स या 2 लेटर्स, और मैक्सिमम जो है वो अगर आप बाउंड्री खींचना चाहते हैं मैं 100 ले लें। एक फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें तो अनलिमिटेड तक चलाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2, आगे आप चाहते हैं कि एटलीस्ट जो है वो 2 अल्फ़ाबेट्स तो लाजमी हो, उसके बाद फिर वो डिजिट्स दे दे, ठीक है, एक चीज़। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास असल जो एरिया शुरू होता है वो होता है ऑप्शनल चीज़ों का, आइदर 1 2 3 या अंडरस्कोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये 0 to 9 भी, ये भी ऑप्शनल है, तो आपने इसके साथ भी क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क से पहले आपको लगाना पड़ेगा लाजमी तौर पे स्टैटिक। रीजन, इसका रीजन बता दूं, मतलब मल्टीपल नंबर्स भी आपने उठाने हैं, ठीक है, एक बार, और इसको आपने रखना है ऑप्शनल। अच्छा, दूसरी चीज ये आपके पास ये भी आएगा ऑप्शनल। अब या तो 0 to 9 आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है। नहीं, डोंट एक ही दे रहे हैं हम। हाँ बताइए। अच्छा, अभी भी ये सही नहीं है, अभी इसको मजीद रिफाइन कीजिए। एक मिनट उनको बता देना। अच्छा, और अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं ये हटा दूँ, लेकिन देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑप्शनल तो हो गया, ठीक है, ऑप्शनल हो गया। अच्छा, मजीद अभी भी इसमें वो है, गुंजाइश बाकी है। इसको बाद में भी आ सकते हैं। अच्छा, मजीद, अच्छा अंडरस्कोर यहाँ पे मैं अभी भी इसको ऑप्शनल ही रख रहा हूँ। आप सही है, इसको ये बोल दो, आप सही है जी। क्या चीज? वो इसमें नहीं बनेगा। एक अंडर, अभी तक हम सिर्फ इसको एक अंडरस्कोर अलाउ कर रहे हैं जी। खैर हाँ, ये केस भी है कि अगर इस तरह का कोई ईमेल एड्रेस बनाए A_B_ इस तरह, तो इसके ऊपर ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। अभी इसके ऊपर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जी। एक मिनट, लास्ट में तो बात है। अच्छा, बिल्कुल जरूरत नहीं, हटा दीजिए। अच्छा, आगे चले मजीद। अच्छा एक मिनट, मैं माजरत आपके पास, ये जो हम काम कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई ऐसा जिसको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो? कोई ऐसा है जिसको चले बिल्कुल ही 50-50 हो? आपसे सवाल पूछूं जी? चलिए, देखिए इसको मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। हमारे पास स्टार्टिंग कैप, इसलिए हमने ये कैप लगाया कि हमारे पास स्टार्ट में जो है वो लाजमी तौर पे, स्टार्ट जो हमारा स्ट्रिंग हो वो लाजमी तौर पे A to Z अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, ठीक है। इसमें हमने ये जो सिनेरियो लिखा है ये स्मॉल के लिए लिखा है और ये कैपिटल के लिए लिखा है, ताकि दोनों एक्सेप्ट हो जाए। इसके बाद हमने ये 2 लिखा है जो कि हम लिमिट को डिफाइन करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे अगर आप चाहते, अमूमन इस तरह का भी ईमेल एड्रेस वैलिड होता है, तो आप यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, ये लिमिट भी हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए हम लिमिट भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस है जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चले। इसके बाद हमने यहाँ पे शुरू में हमने यहाँ पर 0 to 9 यहाँ से इस वजह से रिमूव कर दिया कि अगर हम 0 to 9 लिखते हैं तो कोई इनपुट में ऐसा इस तरह से भी दे सकता है जो कि इनवैलिड होगा। शुरू में आपको लाजमी तौर पे अल्फ़ाबेट चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 1 चाहिए और मैक्सिमम जितने भी हो तमाम। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस साइन यूज़ किया, स्टैटिक यूज़ नहीं कर रहे हैं,
रीजन ये कि स्टैटिक की वजह से आपके पास वो पोर्शन जो है वो ऑप्शनल हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इससे आगे हम बढ़े, इसके बाद हमने 0 to 9 को ऑप्शनल किया है, उसके बाद इसको भी ऑप्शनल किया है सिंगल अंडरस्कोर को, और उसके बाद अगेन हमने 0 to 9 को दोबारा से ऑप्शनल किया। इसको मजीद हम कुछ फिल्टर कर सकते हैं, तो इससे आगे चलते हैं। दोबारा क्यों आया है? अंडरस्कोर के बाद जिस तरह यहाँ पर ये 1 2 3 लिखा है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ, तो अब बिल्कुल सही। अब अगर यहाँ पर अंडरस्कोर के बाद भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको लाजमी तौर पे ये करना पड़ेगा। अब ये सही है, लेकिन अभी तक इसमें एक अंडरस्कोर आप अलाउ कर रहे हैं जी। हाँ, अब चल जाएगा। अब ये जितने ही आपसे इससे ऊपर जो लिखे हैं 3 ईमेल एड्रेसेस, ये तीनों के ऊपर स्कैन पे आपको रिटर्न ट्रू करेगा। सिर्फ अभी @ से पहले की बात कर रहे हैं। ये क्लियर है भाई आप सबको? अब मजीद आगे कंप्लीट आप लोग घर पे कीजिएगा और हम आगे चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लें। मजीद आपको इससे अच्छी एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, इससे आसान तरीके भी मिल जाएंगे। चंद एक मैं और मजीद शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ जी। बर्गर खिला देंगे, हम पूरी क्लास को खिला दें। जी हाँ, इसके लिए भाई आप ये अगेन ये लिखेंगे, ये इससे आप .com .pk .net जितने भी होंगे सब इससे मैनेज होंगे। अच्छा, .co .uk के लिए क्या करेंगे? तो जैसे अंडरस्कोर पे करेंगे ना, मल्टीपल 2 अंडरस्कोर आ सकते हैं, तो ऐसे डॉट पे भी लगा देंगे, दोनों ऑप्शन कर देंगे। अब तो आगे तो आसान है। डॉट स्टैटिक नहीं तो फिर वो अगर हैश साइन दे दे फिर क्या करेंगे? हैश दे दे, @ की जगह हाइफन दे दे, या कोई और साइन दे दे, कैप दे दे, %, दे दे, कुछ भी दे दे, तो फिर वो भी एक्सेप्ट कर लेगा अगर आप डॉट लगाते हैं। करके मुझे दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को अब कुछ समझ में आना शुरू हो गया। जी जी, अच्छा, हम इसी पैटर्न को चला लेते हैं जो हमने ये पैटर्न लिखा हुआ है, इसी पैटर्न को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन लेते हैं जी। स्टैटिक क्वेश्चन मार्क सिंगल के लिए, स्टैटिक मल्टीपल्स भी उठा लेता है, सिंगल क्वेश्चन मार्क तो एक है ना। जी जी हाँ, 1 मिनट पहले। हाँ, नहीं, मतलब मैं असल में ये कैप लिखने की वजह ये है कि रिस्ट्रिक्ट करूँ कि इससे पहले मजीद स्पेसेस वगैरह और चीज़ें ना हो, डायरेक्ट मेरा जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो यहाँ से। अच्छा देखिए, अब आपकी बात, अगर मैं यहाँ कैप नहीं लगाता और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ हो, अगर मैं कैप नहीं लगाता तो जब ये वाला स्ट्रिंग स्कैन होगा इस पे भी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। कैप लगाने का मकसद ये कि स्टार्टिंग ही मेरी यहाँ से हो जो मैं चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग नॉट ए से हो, बाकी बी सी डी सब करें, नॉट स्टार्टिंग में इसमें नॉट नहीं है।
एक और लॉजिक है, वो आप खुद देखिए, इसी में मिलेगा आपको, जो हमने किया है ना इसी में मिलेगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास, जी जी हाँ हाँ मैं उसको अच्छा किस चीज़ की एग्जाम्पल करनी है, रेंज की? हाँ देखिए इसके अंदर अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ A to Z स्लैश कैपिटल A to Z और 0 to 9 2,4, ठीक है। अच्छा ज़रा इसको देख लीजिए, ये एक छोटा सा पैटर्न है, ज़रा इसको सब लोग गौर से देख लीजिए। बहुत सिंपल सा, एक बहुत आसान सा हमने पैटर्न लिखा है। इसके अंदर हमने अल्फा न्यूमेरिक तमाम एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम अल्फा न्यूमेरिक तमाम के तमाम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसकी रेंज होनी चाहिए बिटवीन 2 to 4, बिटवीन 2 से 4 के दरमियान, मैंने इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब हम ये स्ट्रिंग ले लेते हैं कोई भी एक नॉर्मल सा, जी ऑस्टली करके है, इस एग्जैक्ट मुझे इसका यूआरएल याद नहीं, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। नहीं एक है वो टूल है, वो आपको बना के देता है। अच्छा इसको 1 से 5 कर दो, ये कह रहे नहीं, ये हमने वो रिजल्ट नहीं लिया, हमने जो मैच्ड एरिया है ना उसको हमने उठाया। देखिए इसके अंदर यहाँ पर हुआ ये प्रैग मैच जो है, इसको मैं एक और इसका मकसद भी है, इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि प्रैग मैच में आप अगर तीसरा पैरामीटर भी दे दें, एक वेरिएबल दे दें, उसके ऊपर जो भी आपके पास स्ट्रिंग के जो पोर्शंस मैच होते हैं, जो एरिया उस रेगुलर एक्सप्रेशन स्कैन होने के बाद, लास्ट में जो लोग बात करें आप लोग खामोश हो जाएं। प्रैग मैच के अंदर अगर आप थर्ड पैरामीटर पास करते हैं तो आपके पास स्ट्रिंग के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन लाने के बाद जो एरिया मैच होता है, जो स्ट्रिंग आपके पास मैच हो जाता है, वो उस वेरिएबल के ऊपर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब देखिए यहाँ पर हमने पैटर्न लगाया था कि हमारे पास जो स्ट्रिंग स्कैन हो उसमें ये अल्फाबेट्स हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, और उसकी जो रेंज हो वो 2 to 4 हो। तो अब इस स्ट्रिंग ने जब इस पैटर्न ने जब इस स्ट्रिंग के ऊपर स्कैन किया तो इसको ये पैटर्न यहाँ पर मैच मिल गया, ए बी और ये सब, ठीक है। तो ये जो इसने टोटल लेटर्स कितने उठाए थे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 जो इस पे मैच हो गए, जितने मैच हो गए वो तमाम के तमाम ये इस
थर्ड वेरिएबल के ऊपर स्टोर कर देगा, और हमने उसको इको करवा लिया यहाँ पे, ये जो हमने इसको सिर्फ डिस्प्ले करवा दिया, तो उसका रिजल्ट ये आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर नंबर ऑफ लिमिट बढ़ा दूँ तो जितने मैच होंगे वो तमाम आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये मैच नहीं होता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं सिर्फ 0 to 9 इसमें से रिमूव कर देता हूँ, तो सिर्फ जो मैच हुए, जो स्कैन होके मैच हुए, वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक और मेथड है। अच्छा, ये बात क्लियर है भाई, ये जो अभी मैंने की। अच्छा, एक और मेथड आपके पास मौजूद है, फ्रैग मैच रिप्लेस। इसके अंदर होता है कि जब आप पैटर्न को मैच करते हैं, ये नॉर्मली रेयर यूज होता है, लेकिन एक मेथड है, कभी आप देख लें तो परेशान ना हो। जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग रिप्लेस का मेथड होता है, स्ट्रिंग रिप्लेस क्या करता है आपके पास, str_replace। इसमें आप इसको, ये सर्च वर्ड है आपका, जिसको आपको सर्च करना है, किस से रिप्लेस करना है और किस स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है। मतलब इसके 3 पैरामीटर्स हैं आपके पास। str रिप्लेस जो हमने मेथड पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसमें आप जो वर्ड आपको सर्च करना है वो यहाँ पर आता है। लेट्स सपोज मुझे स्पेस को रिप्लेस करना है अंडरस्कोर से, तो आपके स्पेस यहाँ आ जाएगी, अंडरस्कोर यहाँ आ जाएगा, और जिस स्ट्रिंग में करना है वो यहाँ पर आ जाता है, $स्ट्रिंग व्हाटएवर। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आपके पास ये फ्रैग रिप्लेस का मेथड है, सेम इसके अंदर काम यही होता है, लेकिन इसके अंदर जो फर्क है वो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर देते हैं पहला पैरामीटर पैटर्न, उसके बाद उसको किस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, यानी कि रिप्लेस वर्ड जो है आपका, और किस स्ट्रिंग में करना है। इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर आप पैटर्न दे सकते हैं, उस पैटर्न को मैच करके उस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। ये अमूमन नॉर्मली हम पार्सिंग वगैरह के अंदर, या जहाँ पर आप कोई डेटा XML के थ्रू या व्हाटएवर कोई HTML फॉर्म में या किसी और फॉर्मेट में आपको डेटा रिसीव होता है, वहाँ पर हम इस तरह का फ्रैग मैच सर्च एंड रिप्लेस करते हैं अगर आपको जरूरत है। जी, ये स्ट्रिंग नॉर्मली स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है, स्ट्रिंग देंगे आप, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। इसके अंदर आप पैटर्न देंगे, पैटर्न को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। जिस तरह ये हम पैटर्न लिख रहे हैं ना रेगुलर एक्सप्रेशन का, अब ये मैच हो गया, इसी की जन पे ले लेते हैं। चलो, ये हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा पैटर्न है, अब जो पैटर्न का जो रिजल्ट निकलेगा, जो आ रहा था हमारे पास, क्या आ रहा है, AB को ये रिप्लेस कर देगा विथ बाकी सारे भी रिप्लेस हो रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट हम इसको देखते हैं हमारे पास। 1 मिनट आपस मैच होगा।
चलिए इसका मैं एग्जैक्ट बता दूंगा ये क्या कर रहा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। इसमें एक और साइंस है ट्रैक रिप्लेस के अंदर। बहरहाल ये चलते हैं इसी तरह कि आप इसमें पैटर्न देते हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग देते हैं। अब ये सब पर एप्लीकेट क्यों कर रहा है, इसमें कोई एक गलती कर रहा हूँ मैं कोई, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा जी। नहीं, ऐसा देख लूंगा इसको, मैं आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि नॉर्मली कम ही इस्तेमाल होता है तो मेरे लिए भी जहन में नहीं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। चलिए चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फॉर्म्स के हवाले से, कि हम PHP में जो है वो फॉर्म की वैल्यूज को किस तरह से उठाएंगे और किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग होगी। अच्छा, फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस कर लें। EREX सिर्फ रिटर्न ट्रू फॉल्स करेगा पैटर्न मैचिंग के ऊपर। प्रैग मैच जो है वो अगर आप उसमें वो करता तो वो भी रिटर्न ट्रू ही आपको, लेकिन अगर उसमें आपके पास एक ऑप्शनल होता है कि आप थर्ड पैरामीटर भी दे दें उसमें प्रैग मैच में, तो वो जो स्ट्रिंग मैच हुआ है ना वो उस थर्ड वेरिएबल पे असाइन कर देता है। EREX में ऐसा नहीं है जी। हाँ, स्लैशेस नहीं आएंगे EREX में, स्लैशेस नहीं आएंगे प्रैग मैच में। हाँ, एक से अच्छा जी, मुझे सबसे पहले ये बता देंगे कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो HTML CSS बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा, डिजाइनर्स कितने थे यहाँ पर हमारे पास डिजाइनिंग फील्ड से, जो HTML, फोटोशॉप, CSS वगैरह? अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, जो लोग डिजाइनर्स हैं उनको थोड़ा सा तहम्मुल से बैठना पड़ेगा कुछ देर के लिए। HTML देखिए बहुत बेसिक और बहुत आसान लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो HTML का जो वो है एब्रीविएशन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कुछ कह रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली टैग्स के ऊपर वर्क होता है, और ये जो टैग्स हैं वो ये इन लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान में आता है। अच्छा, इसके कुछ बहुत ही बेसिक टैग्स हैं और बहुत आसान है, और कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ है भी नहीं। फॉर्म अभी मैं बाद में बनाऊंगा, थोड़ी सी हम पहले HTML के हवाले से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने कुछ क्लासेस पहले मैंने एक टेबल बनाया था, टेबल के लिए एक HTML लिखी थी। हमारे पास जो बेसिक कुछ टैग्स है, एक काम करें तमाम पहले जो लोग HTML नहीं जानते वो लोग ये कुछ बेसिक टैग्स हैं इसके बारे में इसको लिख लीजिए, फिर मजीद मैं इसकी एक आध एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ। मजीद इसके जो ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ से मिल जाएंगे जहाँ से आप इसमें मजीद एक्सपर्ट हो सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, हार्डली आपके 1 से 2 दिन लगेंगे HTML, बेसिक HTML में एक्सपर्ट होना। और बेसिक HTML PHP डेवलपर को या वेब डिज़ाइनर को या वेब डेवलपर को लाजमी आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक। XHTML या DHTML समथिंग एल्स, या डिव बेस्ड आर्किटेक्चर जो होता है XHTML जिसको हम कहते हैं, इस लेवल पे ना जाए। अगर जाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक HTML तो सबको आनी चाहिए। जो भी इस फील्ड में आगे अपना कैरियर बनाना चाहता है या कैरियर में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उनको ये चीज़ नहीं आती, तो बहुत सारी जगहों पे वो लैग करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए। अब बेसिक ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपर्ट डिज़ाइनर बन जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिज़ाइनिंग शुरू कर दें HTML सीखने के बाद। एटलीस्ट आपको HTML की बेसिक चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो तमाम की तमाम मालूम होनी चाहिए।
कि क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस तरह से इनलाइन CSS दिया है। इसके एग्जांपल लिख लो। पहले आप बेसिक टैग लिख लीजिए। टेबल है हमारे पास बेसिक टैग। अच्छा, टेबल के अंदर जो कंटेंट्स आते हैं वो एक टेबल रो आता है TR। जी बिल्कुल, इस TR के अंदर TD होता है, यानी कि ये रो के अंदर कॉलम्स है। TR जो है वो टेबल रो है और TD जो है वो आपका कॉलम है। अच्छा, एक TR के अंदर जी बिल्कुल THB होता है। अच्छा, जो भी आप टैग ओपन करेंगे उसको आपको लाजमी तौर पे क्लोज करना है। HTML का एक असूल ये है कि जो भी आप टैग ओपन करेंगे उसको आपको लाजमी तौर पे क्लोज भी करना है। क्लोजिंग के लिए जो मैकेनिज्म है नॉर्मली HTML के अंदर, जिस तरह मैंने ये TD खोली है, इसी तरह TD और इससे पहले आप सिर्फ एक बैकस्लैश का इजाफा कर देंगे। अच्छा, एक TR के अंदर मल्टीपल TDs आ सकती है, यानी एक टेबल रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स आपके पास हो सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से करेंगे तो आप मजीद, और जब आप TR क्लोज करेंगे तो ये रो जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर THB होता है, टेबल हेडिंग। TR होता है, इसी तरह टेबल, ये भी एक रो ही होती है लेकिन इसको हम पर्टिकुलरली टेबल हेडिंग कहते हैं। ऊपर लिख देते हैं। और इसके अंदर भी मल्टीपल आपके पास TDs आ सकती है। नहीं, इसमें TR नहीं। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस का ख्याल रखा है कि देखिए पहले आपके पास टेबल ओपन हुआ, उसके बाद TH या TR ओपन हुआ, इसमें मल्टीपल TDs आ गई। जिस सीक्वेंस में ऑन हो रही है उसी सीक्वेंस में हम क्लोज भी करते आ रहे हैं, और उसके बाद आखिर में जो है वो हमने टेबल को भी क्लोज किया है। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके अंदर हम नॉर्मली HTML लिखते हुए दो चीज़ें हम कहते हैं, दो वर्डिंग आप बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनेंगे, एक एट्रीब्यूट, दूसरा इनलाइन CSS या स्टाइल। इनलाइन CSS और स्टाइल का मतलब एक ही है और एट्रीब्यूट डिफरेंट है। कोई कहे कि भाई इस टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, तो उसका मतलब कुछ और है, और इसमें तुमने क्या स्टाइल अप्लाई किया है या कौन सी इनलाइन CSS लिखी है, इसका मतलब अलग है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो ये हैं। आप यहाँ पर स्पेस देखिए, जितने ये जो अब ये बस क्योंकि ये एडिटर के अंदर फैसिलिटी मौजूद है, ये इसके तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें विड्थ है इसकी, ये इवेंट्स हैं, ये जो आपके सामने नजर आ रही है जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं। ऑन की अप, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक। अच्छा, इसके अलावा ये ID, लैंग, फ्रेम, dir, डायरेक्टरी, ये इसके एट्रीब्यूट्स में आता है। क्लास पे आप डायरेक्ट कोई CSS। अच्छा, हर हर टैग के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है। जिस तरह ये टेबल का टैग है, इस हर HTML टैग के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन है। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्लास है। आप यहाँ पर CSS की क्लास देते हैं, क्लास नेम, जो आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। अच्छा, ये क्लास का जो एट्रीब्यूट है ये तमाम HTML के टैग्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, ये यहाँ इस टेबल के अंदर भी है, ये इस TH के अंदर भी है, ये इस TD के अंदर भी है। जी, क्लोज जो करेंगे वो भी। अच्छा, क्लास को क्लोज नहीं किया जाता, बस क्लास को इस तरह ही लिखा जाता है। ये एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट लिखने के लिए आप इसी तरह से लिखते हैं। हाँ, अच्छा, इसके अंदर मजीद आप जो देख सकते हैं, जो कॉमन है वो ID है। ठीक है, ये ID भी हम काफ़ी जगहों पे देते हैं, स्टाइल शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जब आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्किंग करते हैं, डूम के ऊपर वर्किंग करते हैं, वहाँ पर भी आपके पास ये ID काम आती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ID आप कुछ भी दे दीजिए, मैं कह देता हूँ मेन टेबल, ये एक ID है इसकी। ID से मैं 1 2 3 नहीं देना, 1 2 3 भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप
नाम दे दीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो कॉमन चीज़ें हैं वो स्टाइल है। अब यहाँ अगर आपको इनलाइन CSS देनी है, अच्छा CSS क्या होती है आपके पास स्टाइलिंग के लिए कैस्केडेड स्टाइल शीट्स कहलाती है। अच्छा, इसके अंदर इसी तरह तमाम टैग्स के अंदर एक और जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो स्टाइल का है। स्टाइल के अंदर आप अपनी इनलाइन CSS देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, CSS के अंदर नॉर्मली कलर स्कीम, फॉन्ट स्टाइल, पोजीशनिंग, इन चीज़ों से हम खेल रहे होते हैं। CSS के अंदर नॉर्मली फॉन्ट्स वगैरह होते हैं आपके पास। इसके अलावा कलरिंग होती है, पोजीशनिंग होती है, पैडिंग्स होती है, मार्जिन होता है। ये तमाम नॉर्मल जिसके कंटेंट्स हैं वो ये हैं। अच्छा, इसके अंदर आप हैश करके कलर कोड देते हैं नॉर्मली। हाँ, नेम भी दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे मजीद ये मेरे पास इंटेलिजेंस के अंदर ये तमाम इसके बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम है, ये तमाम इसके स्टाइल हैं। ये इनलाइन CSS में आप ये तमाम की तमाम चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम एक काम करते हैं, कुछ छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि HTML काम किस तरह से करती है। मैं फिलहाल यहाँ से क्लास, क्योंकि मेरे पास अभी कोई है नहीं तो मैं क्लास रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप जब एट्रीब्यूट की वैल्यू दें, एट्रीब्यूट जो ये आपका आईडी, इसकी जब वैल्यू दें, जिस तरह ये आईडी की मैंने वैल्यू दी है मेन टेबल, इसको आप डबल कोट्स के अंदर लिखें। अगर आप डबल कोट्स नहीं भी देते तो भी चल जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो W3 आपने जो स्टैंडर्ड सुना होगा, नहीं W3 स्कूल नहीं, वेब 2.0, उसके जो जी सीक्वेंस आउट की जी कोई डिजाइनर होता है भाई, इसमें गलती क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ HTML। ये आउट क्यों आ रहा है जी? डिजाइनर है कोई है यहाँ पे? मेरी थोड़ी सी जी अच्छा, अगर हम इसको TR कर देते हैं ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल सा टेबल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से ये नॉर्मली वर्क करता है। इसमें से आप बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह जो भी आपको काम करना है, ये इसकी HTML है। अच्छा, इसके अलावा जो बेसिक टैग्स हैं, इसके अलावा जो इस्तेमाल हम करते हैं, ज़रा इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिव है आपके पास, स्पैन है, जी UL आपके पास इस्तेमाल होता है, इसके अंदर LI आता है। ये इसके लिख लीजिए जरा आप लोग टैग, जिन लोगों को HTML का आइडिया नहीं है वो ये लिख ले, नोट डाउन कर ले।
जबान से नहीं, पेन से नोट करें। अच्छा, इसके अलावा और एंकर टैग होता है आपके पास, एक जो भी आप लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंकर, ये ए का टैग होता है। इसमें href के अंदर आप अपना URL देते हैं। जी, और वो सारे मैं आगे बताऊंगा। जी हाँ, इसके अलावा और कोई होता? हाँ, लिंक वो तो फाइल इंक्लूड कराने के लिए लोग। BR तो ब्रेक लाइन, OL जाता है। हाँ, P है, पैराग्राफ है। इसी तरह H1 है, H2 है, HR भी है जी। हाँ, OL है, बिल्कुल है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ हम सिलेक्ट, हमारे पास जो कॉम्बो बॉक्स बनता है HTML के अंदर, वो इसके अंदर सिलेक्ट, हाँ बिल्कुल। एक मिनट, मुझे ये बता लेंगे ऑप्शन, जितने भी आपके सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं वो आप यहाँ पर लिस्ट करते हैं इसकी। अच्छा, इसके अंदर ज़रा इसको ज़रा गौर से सुन लीजिए, जिनको नहीं मालूम, जिनको पता है अच्छी बात है जी, ज़रा इसको गौर से सुनिए। जब आपके पास कॉम्बो बनता है, हम इसको बना लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। एक तो इसका हम नेम रखा जाता है। अच्छा, जो भी इस तरह की, बल्कि हम ये काम करते हैं डूम के अंदर, मतलब आगे जब हम फॉर्म्स बनाते हैं तब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी बेसिक चीज़ें। अच्छा, अब इन सब की जो आपको मज़ीद एग्जाम्पल्स, इंफॉर्मेशन और जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी और जो आपको पढ़नी है, ये एक अदद बहुत सिंपल सी और बहुत मशहूर ज़माना वेबसाइट है W3 स्कूल। यहाँ से आपको दो चीज़ें पढ़नी है, ज़रा गौर से सुन लीजिए। एक HTML, और HTML के अंदर आपको यही बेसिक चीज़ें मिलेंगी। लिस्टिंग किस तरह से बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें, इन टैग्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हर टैग के यूज़ के ऊपर क्या चीज़ आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें ईजीली अवेलेबल हैं। और उसकी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस विंडो भी मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको देखनी है वो इसी वेबसाइट के ऊपर CSS की चीज़ें भी देखनी है। ठीक है, तो अब आपके पास आगे 15 दिन की छुट्टी आ रही है, मतलब नेक्स्ट वीक हमारी ना संडे क्लास होगी ना ट्यूसडे होगी, तो आप तमाम हजरात जो है वो इस छुट्टी को अवेल कीजिएगा। जो लोग अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर सके, जिनकी तादाद मोर देन 50 है, 50% है इस क्लास के अंदर, मोर देन 50% ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो वो इन छुट्टियों के अंदर आपको एक टाइम मिल रहा है, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लें, चीज़ों को पक्का कर लें, क्योंकि अब मज़ीद जो है आगे जो बढ़ रहे हैं वो मुश्किल की तरफ ही जा रहे हैं। अब आसान जो चीज़ें थी वो अब हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, और फिर ये कि ईद के बाद जो है हम इसको शुरू करेंगे भारत जी। हाँ, जी बिल्कुल। इसके अंदर टेबल की जो किस तरह यूज करेंगे और क्या क्यों कर सकते जो बनती है जी उसको किस तरह यूज करेंगे और टेबल को छोड़ के जी जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए एक चीज़ इन्होंने अच्छी शेयर की हमारे साथ। देखिए, अब ज़रा इस बात को ज़रा सीरियसली सुन लीजिए। आप लोग जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं या ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, अगर तो
डिज़ाइनर हजरात जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अगर div यानी कि XHTML नहीं जानते तो यूँ समझ लें कि इन फ्यूचर उनकी वर्थ ज़ीरो होने वाली है। ये बात जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जितना भी अब वेब डेवलपमेंट जो हो रही है अब और ऑनवर्ड्स, अभी से नहीं काफ़ी अरसे से div का कॉन्सेप्ट आ चुका है, लेकिन अब जो है वो टेबल ऑलमोस्ट जो समझे ऑब्सोलीट होता जा रहा है। यानी कि अगर आप किसी डिज़ाइनर को बोले कि भाई अगर कोई आपको डिज़ाइनर टेबल के अंदर आपको HTML बना के दे और वो डिज़ाइनर अपने आप को कहता हो तो वो उसका फिर डिज़ाइनर ना कहें, एटलीस्ट मेरे नज़दीक तो वो डिज़ाइनर नहीं है। ठीक है, div डिज़ाइनर का लाजमी पार्ट है, उसको लाजमी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो सीखे और देर नहीं करें, क्योंकि अब जितनी भी वेब डेवलपमेंट इन फ्यूचर इंटरनेशनल, क्योंकि देखिए जब आप वेबसाइट की बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो देखिए इसका स्कोप जो है ना वो वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। अब आप इस चीज़ को मत छोड़ें कि भाई मैं एक छोटा सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाऊंगा, 5-6 लोकल क्लाइंट पकड़ूंगा और मेरी एप्लीकेशन जो है वो चलती रहेगी और मैं सारी ज़िंदगी बैठ के खाता रहूँगा। ऐसा वेब के ऊपर एटलीस्ट नहीं है। आपको वेब को, क्योंकि वेब में जितनी इन्हांसमेंट्स डे बाय डे ऐड होती जा रही हैं, जितनी चीज़ें, जितने टूल्स, जितने मैकेनिज्म, जितनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आपको वेब के ऊपर नजर आ रही है, डेस्कटॉप पे इतनी फास्ट नहीं है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आपको अगर मार्केट में रहना है और वेब के ऊपर काम करना है तो आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा और अपनी जो भी प्रोडक्ट या जो प्रोजेक्ट है उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी चल रहा है, आप बोलेंगे यार मेरे तो पक्के कस्टमर्स हैं, पक्के क्लाइंट्स हैं, जा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आपकी भूल है, सोच है। वो जहाँ उनको बेटर चीज़ मिलेगी, बेहतर चीज़ मिलेगी, हर कोई चलाएगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर जो आपके पास div और अब जो अभी HTML5 को मैच्योर होने में टाइम लगेगा। मैं HTML5 को अभी इस वजह से नहीं कहता कि HTML5 अभी इतनी मैच्योर नहीं है जितनी आपका div बेस्ड आर्किटेक्चर मैच्योर हो चुका है। और इसके ऊपर अगर आप काम नहीं करते, अच्छा div के ऊपर काम करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, आसान भी है। हमें लगता है जो लोग थोड़ा सा एक दफ़ा शुरू में मुश्किल आती है, लेकिन आसान है div पे काम करना। उसके अंदर जो खैर बेनिफिट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे जी। देखिए, एक तो मैंने ये चीज़ बनाई, ये टेबल बनाया ना, ये मैंने डेटा जो है वो टेबल के अंदर दिखाया है। ठीक है, इसको मैं div के थ्रू, div भी एक पोर्शन होता है, डिवीजन होता है, div डिवीजन होता है, DIV बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसको हम CSS के थ्रू मैनेज करते हैं, जो और स्टाइल शीट्स के थ्रू मैनेज करते हैं, और इसकी पोजीशनिंग, कलरिंग, सब चीज़ें जो है वो उसके थ्रू मैनेज की जाती है। अच्छा, इसके अंदर भी एक और जो एडवांस जो सब्जेक्ट है, जो खैर अब पुराना, नया तो नहीं है, पुराना हो चुका है, वो ये कि CSS के अंदर भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CSS पे काम करना पड़ता है। जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CSS के ऊपर भी काम करना पड़ता है। हम लोग नॉर्मली करते हैं, हमें पता नहीं होता। क्लास इट्स नॉट क्लियर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जी, ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें CSS, आप जाके नेट के ऊपर सर्च कीजिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CSS। तो इन फ्यूचर जो है वो आप जो लोग div पे काम करें उन लोगों को नॉर्मली पता होता है, वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CSS है। वो लिख तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CSS रहे होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, जो लोग ऑलरेडी div पे काम कर रहे हैं या डिज़ाइनिंग फील्ड में। तो इन दो चीज़ों को आप लोग लाजमी देख लें। और जो डेवलपमेंट साइड पे जाने वाले लोग हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो ये तमाम चीज़ें सीखें, लेकिन जो ऑलरेडी डिज़ाइनिंग फील्ड में मौजूद हैं उनके लिए तो ये लाजमी एलिमेंट, लाजमन उनको ये तमाम चीज़ें सीखनी चाहिए। प्लस ये कि आप वो PHP सीख रहे हैं तो इतनी जल्दी जो डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर है वो इतनी जल्दी स्विच नहीं हो सकते, हो भी नहीं पाते। डेवलपमेंट साइड पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक आपको टाइम लगता है तो उस दौरान आप अपनी ये चीज़ें, क्योंकि ये तो आपके अपने यूँ समझ लें होम ग्राउंड है, HTML CSS जो डिज़ाइनर्स हैं उनका तो ये होम ग्राउंड है, तो उनके लिए ये चीज़ें सीखना, उसको समझना, उस पर काम करना कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है जी। अच्छा, बात थोड़ी सी लंबी हो गई हमारी। अच्छा, एक और चीज़ कर ये हमारे टॉपिक से हट देंगे। अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रेंड चेंज हो रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम देखें जो हमारा जो लास्ट
to 3 years में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, अब देखिए पहले ये होता था कि एक कंपनी के अंदर अगर कंप्यूटर मौजूद तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होती थी, एक टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब होती थी, एक बीकॉम के हुए अकाउंट्स के बंदे की जॉब होती थी। मतलब एक छोटा सा भी ऑफिस खुलता था उसमें इन 3 लोगों की जॉब तो यूँ समझे कंफर्म होती थी। एक ऑपरेटर मौजूद होगा वहाँ पर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा और एक अकाउंट्स का बंदा होगा। अच्छा, अब ये लास्ट 2 और 3 ईयर्स में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, अब लोग एक छोटी सी भी कंपनी है वो अपनी वेबसाइट बनाती है, या एक और फेसबुक ने जो आपको असाइन दे दी कि आपका फैन पेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये किस तरफ डाइवर्ट कर रही है आपको चीज़ें, मतलब फेसबुक के ऊपर भी अगर आपकी कंपनी का पेज है, ऑल्दो आपकी छोटी सी कंपनी है, आपका जो एसेट्स हैं या जो मतलब रेवेन्यू है वो 5 मिलियन भी नहीं है, बट 10 लाख रुपए, लेट्स से वो साल के आप 10 लाख रुपए ही कमाते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मेरा एक पेज हो, मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो इंटरनेट के ऊपर हो। क्यों? अब आपकी अपनी हैबिट है भाई, कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर आपको कोई मोबाइल ही खरीदना है या कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई भी XYZ कोई भी काम करना है, इवन ये कि किसी हॉस्पिटल ही जाना है तो आप चेक करते हैं इसके रिव्यूज़ पढ़ो में क्या है, लोगों ने इसकी फीडबैक क्या दी है, नॉर्मली एक कॉमन वो है। या आप रेस्टोरेंट्स हैं तो यार इसका मेन्यू क्या है, इवन यहाँ तक भी लोग सर्च करते हैं कि भाई ये रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट्स के भी मेन्यूज़ आपको वो इंटरनेट के ऊपर मिल जाते हैं। तो इतना लोगों में अब अवेयरनेस या ट्रेंड कह लें, तो अब ये जब चीज़ जिस तरह से जितनी तेज़ी ये तमाम चीज़ें ग्रो हो रही है और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, गूगल एक स्पीड से भागे जा रहा है, फेसबुक जो है वो एक स्पीड से एक उस पर जा रहा है, इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेस पोर्टल्स हैं या फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं जो वेब के ऊपर हैं, वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके मज़ीद एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। तो ये जब चीज़ें तमाम की तमाम मौजूद हैं और वहाँ पर फिर आप उस फील्ड में कदम रखने जा रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर फिर आप अपना करियर जो है वो खुद डिसाइड कर लें कहाँ पर होगा। खैर मुश्किल नहीं है, आसान है सब चीज़ें, थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। जिन्होंने बनाया है, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए और आपकी तरह इंसान ही है, कोई आसमान से उतर के नहीं है। गूगल वाले भी आसमान से नहीं आए, ना फेसबुक वाले आसमान से आए, वो लोग भी सब यही दुनिया की रहने वाली मखलूक है और हम एज अ मुस्लिम उनसे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास जो है वो सब चीज़ें ज़्यादा है, सिर्फ हमारी सुस्ती जिस दिन दूर हो जाए उस दिन हम सबको पीछे छोड़ सकते हैं। खैर आपको शक है? अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म के अंदर, अच्छा ये तो जो हमने देखा ये बेसिक HTML है, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें HTML की जो कि हमें और आप सबको पढ़नी है, ये नोट कर लिया आप सबने। अच्छा, अब हम आते हैं फॉर्म की तरफ। फॉर्म के अंदर कुछ मज़ीद टैग्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे और ये PHP और तमाम के लिए ये चीज़ें लाजमी, उनको चाहे आप डिज़ाइनिंग फील्ड में हो या ना हो, ये वेब डेवलपर को भी आनी चाहिए और लाजमी आनी चाहिए और 100% आनी चाहिए, मतलब A to Z कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन उसको मालूम हो, ठीक है, आइदर वो डेवलपर हो या डिज़ाइनर हो। फॉर्म, अब हम बना रहे हैं फॉर्म जो हमारे पास वेब पेज के ऊपर नॉर्मली जो हम फॉर्म्स बनाते हैं, फॉर्म के अंदर जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है वो हम इसके अंदर एक नेम रखते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर डिफाइन की जाती है एक्शन। फॉर्म के टैग के अंदर नॉर्मली हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस है उसमें नेम है और दूसरी चीज़ ये है आपका एक्शन। एक्शन ये बताता है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये किस पेज के ऊपर या किस URL को हिट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, नल छोड़ देने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ फॉर्म का एक्शन कुछ नहीं देते, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसी पेज के ऊपर आएगा, यानी जिस पेज के ऊपर आपने फॉर्म डिज़ाइन किया है, फॉर्म बनाया है,
आफ्टर सबमिशन ये इसी के ऊपर रिटर्न होगा, यानी इसी के ऊपर ये वैल्यूज जो फॉर्म की होंगी वो उनको सबमिट करेगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है मेथड। अच्छा, मेथड भी इस वक्त मैं फिलहाल नहीं लिख रहा। अच्छा, अब ये फॉर्म का टैग, इस फॉर्म के अंदर आपके तमाम फॉर्म्स एलिमेंट आते हैं जो आप अपने पेज के ऊपर बनाएंगे। इसके अंदर जो फील्ड्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, या आपके फॉर्म के नॉर्मली डॉटनेट वाले इसको कंट्रोल्स कहते हैं, HTML कंट्रोल्स, ठीक है। ड्रीमवीवर के अंदर ये ड्रैग एंड ड्रॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। और भी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोमोडो के ऊपर ही HTML लिखें या फॉर्म डिज़ाइन करें, आपकी मर्जी। आप चाहे तो ड्रीमवीवर यूज़ करें, फ्रंट पेज यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज यूज़ करें, या अगर जो लोग यूबुंटू या लिनक्स पे काम करते हैं उनके पास जो लिनक्स का जो ओपन ऑफिस है उसमें अगर जो वेब का जो टूल है उसके थ्रू बनाएं, ड्रीमवीवर यूज़ करें, वॉटएवर, ये इसमें कोई पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल करते हैं तो उनका एडवांटेज क्या है? हमारे काम को आसान करने के लिए। अच्छा, काम करने के लिए या कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए? देखिए, काम जल्दी हो जाएगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा जी, इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट हमारे पास इस्तेमाल होता है वो है टाइप का। अब इस टाइप के अंदर आप डिफाइन करते हैं आइदर टेक्स्ट, अच्छा, दूसरी एक आपके पास टाइप होती है इनपुट टाइप पासवर्ड। इसमें भी मैं नेम देता हूँ, जी सिर्फ पासवर्ड। एक और इसमें एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं अपने फॉर्म के अंदर किसी एलिमेंट की, तो आप यहाँ पर वैल्यू के एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू दे दीजिए। यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर ऑलरेडी आप कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आपके पास बनता है, अभी हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, आपको नजर भी आ जाएगा। जी कर लो, ये ब्रेक हुई। अच्छा, जो बटन बनता है इसके लिए टाइप जो है वो सबमिट दी जाती है। जी, कौन सा मेथड? अभी करता हूँ। हाँ, बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी बस एक छोटा सा मैं फॉर्म बनाया, इसको पहले हम डिस्प्ले देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ें। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा था यूज़र नेम, ये कैप्शन है या सिंपल एक स्ट्रिंग है। इसके आगे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। ये टेक्स्ट बॉक्स की अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि आप चाहते हैं कि ये अभी तो ब्लैंक आ रहा है, आप चाहते हैं कि इसकी में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई आ जाए, तो आप यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम लिखा हुआ है। जी, प्लेस होल्डर इनपुट में किस जगह इस्तेमाल करूँगा? प्लेस होल्डर
आई थिंक प्लेस होल्डर सही लिखा मैंने। अच्छा, ये फायरफॉक्स पे चलेगा? एक मिनट उनको क्या लेंगे। जी जी, अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये ब्राउज़र HTML के अंदर एक और कुछ इश्यूज आते हैं जो डिज़ाइनर्स को अक्सर फेस होते हैं, वो जो है वो ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं। यानी आई पे बिहेवियर उसका कुछ होता है, फायरफॉक्स के ऊपर कुछ होता है, सफारी पे कुछ होता है, क्रोम पे कुछ होता है। तो उसके हिसाब से उसको अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करें, यानी जो HTML के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो CSS के जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये कि फिर आपको जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत कम करनी पड़ती है, मतलब वो फिर सब पे इक्वली चलती है। जिस मिसाल के तौर पे मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये वैल्यू, अब ये वैल्यू जो है वो प्लेस होल्डर जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम पे चलता है, आई पे नहीं चलता। लेकिन ये जो वैल्यू है ये सब पे चलता है। वैल्यू के आगे जो मैं अगर ये वैल्यू दे रहा हूँ, ये फायरफॉक्स पे भी चलेगा, क्रोम पे भी चलेगा, आई पे भी चलेगा और तमाम सब पे चलेगा। और इसके अंदर एक और इशू भी आता है, जो ये इसके जो वर्जन होते हैं i6, 7, 8, 9, इसी तरह फायरफॉक्स के जो जितने भी रिलीजेज हैं। जी बिल्कुल। तो मेंटेन कैसे करेंगे इस वर्जन को, जो है ना मेंटेन कैसे करते हैं? मतलब ये जो है कोई शीट बना रहा है, कोई नहीं, नॉर्मली जब आप स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो सब पे चलता है। हाँ, जी जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, बहरहाल मैं यहाँ से अभी ये वैल्यू रिमूव कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मुझे देना नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने इनपुट टाइप पासवर्ड लिए, तो जब आप इसके अंदर टाइप करेंगे पासवर्ड फील्ड में, तो आपको ये हेडिंग शो करेगा, ये इस तरह से आएगा। आपको वर्ड जो टाइप करेंगे वो नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, अब ये फॉर्म जब हम इस एंटर, अच्छा यहाँ पर जो मैंने वैल्यू दी थी, ये वैल्यू, ये एंटर इसके ऊपर बटन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बटन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो इनपुट टाइप सबमिट जब आप फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, तो जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये फॉर्म को सबमिट कर देगा। और एक और बटन टाइप होती है बटन टाइप बटन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सबमिट नहीं करता, फॉर्म सबमिट नहीं करता। ये प्रेस हो जाता है लेकिन ये फॉर्म को सबमिट नहीं करता। इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, अभी हम फिलहाल सबमिट देख लेते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब ये फॉर्म सबमिट हो रहा है यूजिंग सबमिट। चलिए अब हम काम करते हैं। यहाँ पे अब हम PHP स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इस फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ, और अब इसके बाद मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया इन वैल्यूज को देने के बाद। अब जो मेरे पास PHP के अंदर जो रिजल्ट आया है वो कुछ ये आया है। यूजर नेम, ये यूजर नेम मैंने कहाँ पर लिखा था? इस इनपुट जिसकी टाइप थी टेक्स्ट, इसका जो नेम रखा था मैंने वो क्या रखा था? यूजर नेम। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो रिजल्ट मिला है, सबसे पहली बात वो इन द फॉर्म ऑफ एरे है, और उसके अंदर एसोसिएटिव एरे रिटर्न हुआ, और उसकी की जो है वो बनी है, वो बनी है जो मैंने उस फॉर्म के ऊपर उस एलिमेंट का नाम दिया था। ठीक है, आपको एसोसिएटिव एरे रिटर्न हुआ है, और की वही एसोसिएटिव एरे की एंड वैल्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर।
और की जो है आपकी वो होगी जो इस फॉर्म के अंदर एलिमेंट का नाम होगा। एलिमेंट में इस इनपुट के टैग को कह रहा हूँ जिसमें आपने टेक्स्ट फील्ड बनाई है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक मिनट, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मैंने पासवर्ड, इनपुट टैग पासवर्ड बनाया था, इसका नाम मैंने रखा था PWD। आपके पास PWD के अंदर जो मैंने पासवर्ड एंटर किया था वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो सबमिट है। सबमिट भी क्योंकि एक इनपुट है, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हमें ये दो वैल्यूज़ चाहिए। अच्छा, अब ये दो वैल्यूज़ मैंने उठाई कैसे PHP के अंदर? यहाँ पर मैंने फॉर्म के अंदर एक तो एक्शन नहीं लिखा, इट मीन्स कि जब ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तो ये इसी फाइल यानी कि form.php जो मेरे पास ये URL के अंदर form.php की फाइल है, इसके ऊपर सबमिट हो रहा है, पहली बात। अच्छा, यहाँ पर मैंने दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और चीज़ जो दी जाती है, मेथड दिया जाता है। जब आप मेथड नहीं देते तो जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है वो गेट होता है। अच्छा, गेट, यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक गेट और दूसरा होता है पोस्ट। अभी मैंने इस्तेमाल किया था गेट मेथड, हम गेट को ही दोबारा यूज करते हैं। अब जो मैंने ये जो वैल्यू सबमिट की गेट मेथड के थ्रू, वो यहाँ पर इस वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर जो PHP के अंदर वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी वो हमारे पास एक प्री डिफाइंड PHP का वेरिएबल है $_get। इस पूरे एरे को मैंने डंप लिया हुआ है यहाँ पर। $_get के वेरिएबल के अंदर जो PHP का अपना प्री डिफाइंड वेरिएबल है, जब आप मेथड यूज़ करेंगे गेट, तो जो फॉर्म की वैल्यूज़ होंगी वो तमाम की तमाम आपको इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेसिबल होंगी। ठीक है, फॉर्म की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो तमाम की तमाम इस $_get के थ्रू आपको एक्सेसिबल होगी। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब आपने मेथड इस्तेमाल किया है गेट, तो आपको पहली चीज़ तो ये कि जब आपको वैल्यूज उठानी होंगी वो तमाम की तमाम $_get के वेरिएबल से उठानी पड़ेंगी, जो कि PHP का अपना प्री डिफाइंड वेरिएबल है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने वैल्यूज़ इस फॉर्म के ऊपर सबमिट की थी वो तमाम की तमाम आपको इस URL के अंदर नज़र आएंगी। ये जो मेरा URL अब फॉर्म सबमिट होने के बाद बना है वो ये है, ये मैंने नहीं बनाया था, ये मेरा URL जो है वो यहाँ तक था। अब उसके आगे जो इसने क्वेश्चन मार्क देके जो वैल्यूज़ पास किए हैं इस URL के अंदर, ये एग्जैक्टली वही है जो आपकी उन एलिमेंट्स का नाम है। यूज़र नेम की वैल्यू ये है, उसके बाद M% से सेपरेशन, उसके बाद PWD की वैल्यू ये है, उसके बाद अगेन M% से सेपरेशन, और फाइनली ये सबमिट। ठीक है, जब आप मेथड यूज़ करेंगे गेट फॉर्म के अंदर, तो पहली चीज़ ये कि आपको $_get वेरिएबल के थ्रू फॉर्म की तमाम वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि मिल रही हैं, ये हम यहाँ डिस्प्ले में देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उस फॉर्म में चाहे एक वैल्यू हो चाहे 10,000 वैल्यूज़ हो, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपके URL के अंदर एम्बेड होके कॉन्कैट होके जाएंगी, नज़र आएंगी उसके अंदर। सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार, अच्छा ये आपको लग रहा होगा यहाँ पर ये इनसिक्योर है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। कुछ सिनेरियोज के अंदर आपके पास ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और कुछ सिनेरियोज के अंदर जिस तरह ये पासवर्ड या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, वहाँ पर फिर आप गेट यूज़ ना करें। उसका जो ऑल्टरनेट है वो पोस्ट है। अब हम यहाँ पर इसी फॉर्म के अंदर मेथड जो है वो पोस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं जी।
अब जब आपने मेथड इस्तेमाल किया है, एक चीज, जब हम फॉर्म के टैग के अंदर मेथड इस्तेमाल करेंगे पोस्ट, तो जब आपको वैल्यूज उठानी होंगी तो अब आपके पास $get इस्तेमाल नहीं होगा, $post नाम का वेरिएबल है जो ये भी PHP का अपना प्री डिफाइंड वेरिएबल है और इसके थ्रू अब आपको वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट जाएगा, उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब मेरे पास वैल्यूज वही आई हैं फॉर्म के ऊपर जो मैंने एंटर की थी, और ये $post के अंदर आपको वैल्यूज मिल रही हैं। लेकिन अब की दफ़ा क्योंकि मैंने मेथड जो है वो पोस्ट इस्तेमाल किया है, तो वैल्यूज जो है वो URL के अंदर नहीं है। लेकिन जहाँ वो प्लेन टेक्स्ट में रही जी, प्लेन टेक्स्ट में रही, एग्जैक्टली, जहाँ वो प्लेन टेक्स्ट में रही। चेंज हो गया, द्वारा का चेंज हुआ है, तो अब हम इसको रीराइट करना चाहेंगे, कर सकते हैं। इसको रीराइट करना चाहें तो किस तरह से पॉसिबल है? STXS मोड रीराइटिंग अपाची। और अगर हम उसको यूज किए बगैर पेज के ऊपर करना चाहें, नहीं कर सकते। पोस्ट के मेथड में पॉसिबल है। ठीक है जी, एक बात ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और डिफरेंसेस हैं जो गेट और पोस्ट के दरमियान है। एक दो डिफरेंसेस और हैं, ज़रा इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लें, फिर मज़ीद हम आगे चलते हैं। एक तो गेट की लिमिट है। गेट के अंदर आप मैक्सिमम, आई थिंक, जो URL का जो साइज है उसकी लिमिट है 2K से बड़ा, यानी जहाँ उस URL पूरे टेक्स्ट का जो साइज है वो 2K यानी 2 किलोबाइट्स 2 KB से बड़ा होगा, यानी पूरे उस टेक्स्ट का साइज गालिबन 2 KB है, 4 KB है। आप चेक कर लीजिएगा गूगल के ऊपर, गेट लिमिट 2 है या 4K है। इससे एक्सीड करेगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं करता, आपका ब्राउजर ही सपोर्ट नहीं करता। 225 नहीं, कैरेक्टर्स नहीं, ये लेंथ तो बहुत होती है इसकी। 2K है गालिबन जी, मतलब लेंथ तो देखें, 2K के अंदर मेरे ख्याल है मिलियंस ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। 1K के अंदर तो बहुत है, यानी 2K का मतलब है 2000 कैरेक्टर होगा तकरीबन, 2048 कैरेक्टर्स हो गए अगर एक कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही होगा। अच्छा, इसमें अगर जैसे लाइक रिव्यू टाइप का अगर डेटा है या ऐसा डेटा है जो आर्टिकल से बिलोंग करता है और उसको हम पास करवा रहे हैं गेट के मेथड से, करवा दीजिए, तो वो तो यहाँ लिमिट एरर दे देगा। बिल्कुल दे देगा, वहाँ पे आप यूज़ भी नहीं करें। कहीं आपको किसी भी वेब पेज के ऊपर, कहीं भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर इस तरह का मेथड मिलेगा ही नहीं कि आप वहाँ गेट यूज़ हो रहा हो। अच्छा जी, ये एक बात तो ये है कि भाई गेट के अंदर आपकी लिमिट है, पोस्ट की लिमिट गेट से काफ़ी ज़्यादा होती है, MBs में होती है। एग्जैक्टली वो गालिबन 8 MB है या 16 MB है, MBs में हमारा वो अच्छा खासा है। आप देख लीजिएगा लिमिट, मजीद क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा गूगल के बाद, पोस्ट लिमिट और गेट लिमिट चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। उसकी 2K या 4K है और इसकी 8 MBs में, 8 MB है या 8 MB से ज़्यादा है। ठीक है जी, बटन पे ईमेल लगाए तो ठीक है, और इंटरनेट की ईमेल एक्सेस कर लीजिए, डेटा वगैरह कर सकते हैं। उसका ईमेल एड्रेस भी चला है, वो बैकएंड पे आप वेरिएबल सेट कर लें और उसके ईमेल के थ्रू वो वैल्यूज भी भेज दीजिए। बैकएंड में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, हो जाएगा। अच्छा, एक बात दूसरा जो डिफरेंस है वो गेट जो है वो आपके फॉर्म पोस्टिंग के बाद वैल्यूज को जो है वो URL के अंदर मेंशन करता है और पोस्ट नहीं करता। सर, पोस्ट के URL को अगर हम प्रिंट कराना चाहें, सर्च करना चाहें, आप ये इस वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं, URL में नहीं दिखाता हूँ। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये है कि देखिए, यहाँ पर इस वक्त मैंने जो है वो सबमिट जो है वो
फॉर्म किया है यूजिंग पोस्ट मेथड। अच्छा, अभी इस वक्त फॉर्म के अंदर, अभी इस फॉर्म के अंदर जो फील्ड है ये ब्लैंक है, अभी इसमें कोई वैल्यू है नहीं है। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे तो लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपने फॉर्म को वैल्यूज को सबमिट किया था, क्या आपको दोबारा रीसेंड करनी है? ये जो प्रॉम्प्ट दे रहा है, तो रीट्राई और कैंसिल, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट आपके पास आया जब मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया और मैं मेथड यूज कर रहा हूँ पोस्ट, तो ये कह रहा है कि जो आपने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं उसकी वैल्यूज को मैं दोबारा रीसबमिट कर दूं। रीसबमिट से मुराद ये कि उस सेक्शन के ऊपर दोबारा उन वैल्यूज को भेज दूं जहां आप पहले ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो मैं अगर रीट्राई करूंगा तो ये तमाम वो वैल्यूज दोबारा से जो मैंने पहले फॉर्म सबमिट किया था उन वैल्यूज को दोबारा रीपोस्ट कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था, बल्कि है भी आपका क्वेश्चन, ये वैल्यूज फॉर्म में तो थी नहीं, ये कहाँ से निकाल के लाया? कुकीज में कैसे रख दी? मैंने तो पोस्ट किया थी। $_ पोस्ट का वेरिएबल तो बाद में बनेगा जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये आप लोग रिसर्च कीजिएगा, तुक्के नहीं लगाए। मैंने सेशन तो जनरेट ही नहीं किया, सेशन में नहीं। जी जी पूछिए पूछिए, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं जी, आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि कहाँ पर जो है वो पोस्ट वेरिएबल को सेव रखता है, कहाँ पे रखता है। हो सकता है कॉपी बनाता है, और कॉपी ही बनाता है, लेकिन कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है, किस जगह मैनेज करता है, ब्राउजर पे करता है, क्या करता है, किस तरह से करता है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस, एक डिफरेंस तो ये, दूसरा डिफरेंस ये कि गेट जो है वो गेट में ऐसी सिनेरियो नहीं है। गेट में क्योंकि आपके पास वैल्यूज जो है वो URL में चली जाती है, तो जब आप रिफ्रेश करते हो तो वो वैल्यूज है वो URL से उठा लेता है, लेकिन पोस्ट URL में तो है नहीं। नहीं, अभी सर्वर पे नहीं गया, तुक्के नहीं मारे, तुक्के नहीं मारे, तुक्के नहीं मारे। अच्छा, एक और वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड वेरिएबल मौजूद है, $_request। अच्छा, इस रिक्वेस्ट वेरिएबल का काम यह है कि आपके पास आइदर, सुन लीजिए जरा गौर से, ये इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। आपके पास अगर मेथड एक फॉर्म के अंदर आइदर गेट हो या पोस्ट हो, जब आप गेट मेथड यूज करेंगे तो आपको वैल्यूज जो फॉर्म से उठानी होंगी वो लाजमी तौर पे गेट वेरिएबल के थ्रू उठानी होंगी, और अगर आपने मेथड इस्तेमाल किया है पोस्ट तो आपको लाजमी तौर पे वैल्यूज उठानी पड़ेंगी $_ से। लेकिन ये जो $_ रिक्वेस्ट का वेरिएबल है ये गेट को भी उठा लेता है और पोस्ट को भी उठा लेता है, ये दोनों को एक्सेस कर लेता है। $_ रिक्वेस्ट जो है वो गेट, चाहे आपने मेथड गेट यूज किया हो, पोस्ट यूज किया हो, आप रिक्वेस्ट यूज करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज को उठा लेगा। ये हम इसको रिजल्ट भी देख लेते हैं सामने, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट के थ्रू आपको ये वैल्यूज यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मेथड पोस्ट यूज किया था, लेकिन वेरिएबल जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो $_ रिक्वेस्ट यूज कर रहा हूँ, तो इसने भी वैल्यूज को गेट कर लिया। जी लास्ट में क्वेश्चन, चलिए जी बस जी। अच्छा, इसके अच्छा कुछ चीज़ें मज़ीद इसके अंदर अभी बाकी है, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी तो। जी जी 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, आप बताएं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इस हवाले से? कोई और क्वेश्चन? मैं असल में कुछ 1-2 चीज़ें मैं और शेयर करना चाह रहा हूँ। आपके दोनों के सवालात आप ऑन होल्ड रख के मैं जवाब दूंगा। जी आप भी सवाल पूछ लेते। अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, सिनेरियोज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कहाँ पर गेट यूज़ करना बेनिफिट है
और आपके दोनों हजरात के सवालात भी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। हाँ, पीटीवी पे खबरनामा आने वाला है, तो आप जो है वो घर जाएं, पीटीवी देखें। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास वो कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। एक तो हमने आज जो रेगुलर एक्सपेंशन बढ़ा है, इसके लिए जो मैंने आपको लैब्स दी थी, जो मैंने लैब में आपको काम दिया था, वो ये 15 डेज के अंदर जितना भी लैब के अंदर जो हमने, या आज से पहले मैं जितने भी प्रोग्राम्स बनाने को आपको दे चुका हूँ, वो तमाम के तमाम आप लोग बना के मुझे ईमेल कर दीजिएगा लाजमी, सब लोग। नहीं, मुझे इंडिविजुअल ईमेल कीजिएगा, ग्रुप पे मत अपलोड कीजिएगा, ग्रुप पे मत डालिएगा, कोई भी स्टूडेंट ग्रुप पे ना डाले, मुझे डायरेक्ट ईमेल करें। प्रॉब्लम है तो भी डायरेक्ट ईमेल करें, कोड मत अपना वहाँ पर ग्रुप पे मत डालें। कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप पे चले शेयरिंग में क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें, लेकिन अपना कोड सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद ग्रुप पे ना डालें। दूसरा चीज़ ये कि बराए मेहरबानी अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए गूगल से सर्च मत कीजिएगा, वो प्रोग्राम्स गूगल पे सर्च करके मत बनाइएगा। आपको मिल जाएंगी चीज़ें लाजमी तौर पे, लेकिन गूगल से मत बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक तो वो तमाम प्रोग्राम्स आपने बनाने हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि HTML और CSS की जो ये बुनियादी चीज़ें, बेसिक्स हैं, इनको आप तमाम हजरात लाजमी पढ़ लीजिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आप अपनी ईद में से गाय और बकरे को छोड़ के थोड़ा सा इस पर लगा लीजिएगा लाजमी, ताकि आपके अपने बेनिफिट, अपने लॉन्ग टर्म उसके लिए आसानी है। बाकी कि इसमें फॉर्म के अंदर अभी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। सर, आपने जो बनाया है, इधर उसको पॉज कर दें, फॉर्म डॉट